बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। एक्सप्रेसो में खुशामदीद। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, इट्स अ प्राउड मोमेंट, एक प्राउड डे है। रात भर हम टिकटिकी बांध कर देखते रहे हैं अपने मीडिया की स्क्रीन्स पर कि कहीं से कोई खुशखबरी आ जाए। और जो खुशकिस्मती की बात है कि वो खुशखबरी हमारे तवस्सुत से सबके सामने आई है। पाकिस्तान की जो बड़ी सिफारती कामयाबी सामने आई है और बहुत सारे लोगों के दिल भी चल रहे होंगे ना इस वक्त पाकिस्तान का नाम जैसे सामने आ रहा है। तौर पे पाकिस्तान के जो दुश्मन है वहां पर तो आग लगी हुई है, कोहराम बपा है, वहां पर तो सिचुएशन ही कुछ हो रहा है। लेकिन हम उधर का जिक्र नहीं करेंगे अली, हम अपनी खुशी का जिक्र करेंगे। पहले अपनी खुशी का जिक्र पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएशन कराई है, पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त किरदार अदा किया है, हमने उसी पर बात करनी, क्योंकि पाकिस्तान अमन का पैगंबर है और हमेशा से ही रहा है। और जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल ने इस सारे मामले की मीडिएशन कराई है, वो बड़ी जबरदस्त। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की प्रोग्राम में हम बात करेंगे तो और बताएंगे आपको कि उन्होंने बहुत ही तारीफ की है। और जब उन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर सोशल पे तो सबसे पहले शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है। जी जनाब, पाकिस्तान अमन का पैगंबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी सिफारती कामयाबी से खित्ते में अमन कायम होने की उम्मीद चल रही। पिछला रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट की बात जो हमने आपको उससे शेयर की, दुनिया भर में उससे कयास सराहियाँ थी कि अमरीकी सदर का इंतहाई इकदाम क्या होगा। उस पर तबसरे हो रहे थे। इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसी की दरख्वास्त की और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तजवीज़ मान ली। अमरीकी सदर ने ईरान को दी डेडलाइन में 2 हफ्ते की कर दिया और 2 हफ्ते तक बमबारी रोकने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि 2 हफ्ते की जंगबंदी 2 तरफा होगी, यानी दोनों तरफ से जंगबंदी की जाएगी। हम पहले ही तमाम फौजी मकासद को पूरा कर चुके हैं और हमें ईरान से 10 निकाती तजवीज़ मौसूल हो चुकी है। जी हाँ, तनाज़ात के तकरीबन तमाम मुख्तलिफ निकात पर इत्तेफाक हो चुका है, ये उनकी जानिब से बताया गया। 2 हफ्ते की मुद्दत में मुआहदा जो है उसे हतमी शक्ल दी जाएगी। ये तवील मुद्दती मसला हल के करीब है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू हुई। वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले 2 हफ्तों के लिए मौखर करने पर आमादा है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल और महफूज तरीके से खोल दे। 2 हफ्तों की मोहलत मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने मजीद कहा कि बतौर सदर इस देरीना मसले के हल के करीब पहुंचना उनके लिए बाइस एजाज़ है। उधर अमरीका के बाद ईरान ने जंगबंदी तस्लीम कर ली है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जंगबंदी की मंजूरी दे दी और साथ ही ईरान ने मुज़ाकरात के लिए जो 10 निकाती तजवीज़ है वो पेश कर दी है, जिसमें यूरेनियम अफसोदगी के हक को तस्लीम करने का मुतालबा भी किया गया है और ईरान पर आए तमाम जो सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, ख़त्म करने और इन फ्यूचर किसी भी अटैक के खिलाफ मजबूत ज़मानतें फराहम की जाए, ये कहा गया है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकरात 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में होंगे। इस्लामाबाद अकॉर्ड इन्हें नाम दिया जा रहा है और पाकिस्तान एक बार फिर से होस्ट करने जा रहा है इन मुज़ाकरात को। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान ने खित्ते में जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर किरदार अदा किया। अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाएं तो ईरानी अफवाज भी अपनी कार्रवाइयां मुअत्तल कर देंगी। 2 हफ्तों के लिए आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त को मुमकिन बनाया जाएगा। ताहम आमदोरफ्त ईरानी अफवाज के साथ राबते के तहत होगी। दूसरी जानिब ईरान अमरीका जंगबंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2 हफ्ते की मुद्दत में मुआहदे को हतमी शक्ल भी दे दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि दोनों ममालिक जंगबंदी पर राज़ी हैं। अमरीका ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन ने जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। मुज़ाकरात के लिए फ़रीक़ैन की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। दोनों जानिब से गैर मामूली जहानत का मुज़ाहरा किया गया है जो कि ऑब्वियस है और आइंदा चंद दिन में मज़ीद खुशखबरियाँ भी उन्होंने कहा है कि देने की उम्मीद है। एक्साइटेड हैं उनके लिए कि आगे पाकिस्तान जब होस्ट करेगा तो तब क्या सिचुएशन बनेगी और जिस तरीके से अभी तक का पाकिस्तान का किरदार रहा है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और इसी बारे में हमने बात करनी है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ हैं और नगमाना हाशमी साहिबा साबिक सफ़ीर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, जो पाकिस्तान काफ़ी देर से हमें पता चल रहा था कि इसमें मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा है और ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और कल ऐसा लगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि एक तहजीब को इस सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, उसके बाद बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल थी। ये ब्रेक थ्रू मिलना कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जो बड़ी ताकतें नहीं कर सकी,
नॉट ए सिंगल कंट्री वाज रेडी कि वो कोई बातचीत करवाए, कोई मीडिएट करवाए। पाकिस्तान ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी उठाई, और पाकिस्तान शुरू के दिन से सिंसियर था इन बातचीत को करवाने के लिए, और वो चाहता था कि एक वायबल हो और क्रेडिबल वे से ये एग्रीएबल किस्म का एग्रीमेंट हो बिटवीन द फरीकैन के दरमियान। और पाकिस्तान का देखिए सोल ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था, वो चाहते थे अमन हो खित्ते में और एक सस्टेनेबल पीस एग्रीमेंट होना चाहिए, और जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। और इसके अलावा देखें कि बहुत सारे स्पॉइलर भी इस दरमियान में नमूदार हुए हैं, डिट्रैक्टर्स भी आए, लेकिन इसके बावजूद इवन जो कल का वाकया हुआ, कल जो मिसाइल फायर हुआ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में सऊदी अरब में, उससे खदशात बढ़ गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जो बेड़ा उठाया था उसमें वो पाकिस्तान कामयाब हुआ। और जिस पे ट्रम्प ने जिस पर देखें कि खुद ही उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर की बात की और फील्ड मार्शल की बात की, और इससे पहले भी फील्ड मार्शल ने हफ्ता पहले भी उन्होंने ट्रम्प से बात की थी। सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान विच हैज बीन नो एस्टेब्लिश, कि पाकिस्तान ने एक तरफ से सॉलिडरिटी शो की ईरान के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ अपना जो बरादराना ताल्लुक था वो भी मेंटेन रखा, और इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी ट्रस्ट था। सो तमाम फरीकैन का पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट, सो पाकिस्तान की बड़ी वो भी मैसिव कामयाबी है। फिर देखिए दुनिया मानती भी है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का जो लास्ट ईयर के वाकयात के बाद जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल आपका बढ़ गया है, पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है। फिर ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरा मानना है कि वो आपकी लीडरशिप के जो डिसीजन मेकिंग है, जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं पिछले आप समझ 2 साल में, वो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के किया। और ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ द टर्निंग पॉइंट जिसने खित्ते को और आलमी तौर पर पाकिस्तान को चेंज किया, डायनेमिक चेंज हुई, वो मार्के हक और बुनियाद महसूस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की लीडरशिप थी, डिसीजन मेकिंग थी। तो और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक उन्होंने फैसले किए हैं, टारगेट सिलेक्शन करने में सारा कुछ करके पाकिस्तान को वो रुतबा दिलाया है जो हम पिछले 75 साल से ख्वाहिश कर रहे थे कि पाकिस्तान की कोई हैसियत दुनिया के इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो, वो थी। आज पाकिस्तान को देखा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जब आप कहते हैं यू आर पाकिस्तानी, सब लोग आपको इज्जत और एहतराम मोहब्बत से देखते हैं, वो बिकॉज आपने साबित किया। बेशक किया। और ब्रिगेडियर साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस वक्त अगर हम देखें व्हाइट हाउस से लेकर बकिंगम पैलेस तक और वहां से लेकर योंगान हाई तक और तेहरान से लेकर रियाद तक सिर्फ पूरी दुनिया एक ही नाम ले रही है, वो है पाकिस्तान। 1000 से ज़ायद टीवी चैनल्स हैं, डिजिटल जो चैनल्स हैं, और 200 से ज़ायद ज़बानें हैं जिसमें एक ही बात हो रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान। और ये वाकई वही चीज़ है, वत इज़्ज़ु मंतशा वत ज़िल्लु मंतशा। जिस तरीके से हमारे दुश्मनों ने भी बड़ी कोशिश की कि वो हमें ख़राब करें और हमारा नाम ख़राब करे, वो भी कभी हमने नहीं होने दिया। और बल्कि पाकिस्तान ने साबित किया न कि सिर्फ हमारा अपना दिफा मजबूत हाथों में है, बल्कि हम बेहतरीन किस्म की सफारतकारी करना भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि अब जो इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक लगनी है, पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से इस्लामाबाद पर होंगी, इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। इन जो निकात हैं, जो ईरान की तरफ से 10 निकात दिए गए हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो जाएगा आपके ख्याल में? देखिए, अगर मुकम्मल नहीं भी होता यह है कि जब आप मुज़ाकरात के टेबल पर बैठते हैं तो आप कोशिश हमेशा फरीकैन की होती है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, मैक्सिमम पॉइंट रखें, लेकिन अल्टीमेटली आके कुछ आप एग्री करते हैं, कुछ लोग की बातें होती हैं। तो मुझे लगता है और उम्मीद है कि ये इसमें भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जो 10 पॉइंट्स हैं तो उसमें भी यकीनन जब आप इस बात से इतफाक कर गए हैं कि तमाम मुकम्मल सीज़फायर भी लेबनान का भी शामिल कर दिया है और ईरान के अंदर भी बात हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, तो एक बहुत पॉजिटिव स्टार्ट हुआ है। और मेरे ख्याल में जो फोकस रहेगा, जो मैं समझता हूँ फ्यूचर के लिए, वो यकीनन देखें न्यूक्लियर पे तो ऑलमोस्ट इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो ही चुकी थी, जेनीवा में लास्ट जो बातचीत हुई है। तो मेरा ख्याल में फोकस मॉडलिटीज ये वर्कआउट करेंगे फ्यूचर में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मॉडलिटीज
क्या कैसे होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी ईरान के मुताबिक लेजिस्लेशन उन्हें की है, ईरान एंड ओमान विल इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसमें यकीनन कोई यूनाइटेड नेशन को अम्ब्रेला लेने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये तमाम फरीकें, क्योंकि इसमें जो फरीक दूसरे हैं जीसीसी कंट्रीज से हैं, उनके भी कंसर्न होंगे, तो वो भी एड्रेस करने होंगे। फिर इसके बाद मिसाइल्स वाला होगा, कि सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि मिसाइल्स की जो रेंज हैं, क्योंकि ये रेंज बहुत, क्योंकि खौफ तो इसराइल को है ना इनके लॉन्ग रेंज की वजह से है। और फिर जो रिसेंटली ईरान का एक मिसाइल जो डेगो गार्शिया की तरफ गया था 4000 किलोमीटर, सो वो भी पॉसिबिलिटी इसको है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी जो एड्रेस करनी पड़ेगी। वैसे तो ये फेयर गेम तो नहीं होगा कि अगर मिसाइलों के हवाले से भी गुफ्तगू इसके हवाले से हो, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि एक जानिब पूरी फ़ज़ाइया मौजूद है, दूसरी जानिब फ़ज़ाइया नहीं है, और जो रद्दअमल दिया जाता है वो उन्हीं के ज़रिए है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या हो रहा है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से भी इस पर गुफ्तगू होगी नकात में। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो 2 हफ्ते के जो मार्जिन दिया गया है, क्या ये स्केल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से 2 हफ्ते दरकार है इस पर जो है बातचीत करने के लिए? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत बड़ा सीरियस, बहुत बड़ा इश्यू है। जंग हुई है 30 डेज प्लस 37 डेज हुई है, और बहुत डिस्ट्रक्शन ईरान में हुई है, स्कर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन हुई है। देखें, ईरान का बहुत नुकसान हुआ है, तो ईरान तो रिक्वायरमेंट है भाई, उसमें बहुत सारी कंपनसेशन की उन्होंने बात की है। फिर इसीलिए दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग कि हम वो जो टोल टैक्स लेंगे वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे। तो बहुत सारे, फिर ये देखें, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं जो उन्होंने डिस्कस करना है, थ्रेड बेड डिटेल्स में जाना है। सो देयरफॉर एक दिन में ये चीजें हो नहीं सकती हैं। सो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, मैं भी इस 10 दिन के अंदर अंदर ये चीजें फैसला जो है होपफुली ये इंशाल्लाह आप देखेंगे हो जाएगा। और क्योंकि इसमें होता यही है, कुछ लोग कुछ दो की बात है। ईरान की ये हम कह सकते हैं कि ईरान हैज प्रीवेल्ड, ये ईरान की कामयाबी है इस पूरे जो जंग में के अंदर, कि उन्होंने अपना आप को कभी वीक जाहिर नहीं किया डिस्पाइट ऑल देयर डिस्ट्रक्शन। तो उनकी कामयाबी हम कह सकते हैं। अमेरिका के लिए इसलिए मुश्किलात हैं क्योंकि अमेरिकन के अपने अवाम इस जंग के खिलाफ थे, और वो समझते हैं कि ईरान जो स्ट्रेटजी के लेके जिस तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जंग में गई वो ठीक नहीं थी, और हमने इसराइल की जंग लड़ी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ठीक है, ईरान और अमेरिका दोनों जंगबंदी पर जो हैं वो आमादा हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनका रवैया भी आपके सामने है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो बाज नहीं आते, अब उनको सदर ट्रंप कैसे बाज रख सकेंगे? क्योंकि अगर इसराइल अब ईरान पर हमला करेगा तो जवाब में ईरान भी फिर इसराइल पर अटैक कर देगा, तो सिचुएशन तो वापस उसी तरफ चली जाएगी जहाँ से हालात बेहतरी की तरफ लेकर जाए जा रहे हैं। करता चलूँ कि इसराइल की जानिब से भी हिमायत का अयादा किया गया है इन 2 हफ्तों के दौरान जंगबंदी की, लेकिन वो ये कह रहे हैं इसराइली जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वो ये बोलते हैं कि लेबनान पर जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। जी सर। ब्रिगेडियर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जो रिसेंट अभी जो नेतन्याहू के ऑफिस से जी आ रही है जो अभी नेतन्याहू के ऑफिस से जो स्टेटमेंट इश्यू हुई है, दे हैव एंडोर्स्ड व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज सेड। उन्होंने कहा हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि इजराइल की बिल्कुल कोशिश होगी इसको स्पॉइल करें, और उसमें कि वो कोशिश करेंगे, कोई फॉल्स फ्लैग भी कर सकते हैं और कोई ऐसा वाकया कर सकते हैं खलीज के ममालिक के अंदर से, या ईरान पे कोई ऐसा कुछ वार वो मिसाइल फायर कर सकते हैं, या कुछ, या फिर उनका नाम खालिज के ममालिक पे दें, या कुछ और मसला कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। सेकंड, इंडिया को भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस पूरे कार्रवाई में पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई है। तो अब वहां तो देखे सफ़े मातम तो पिछी हुई है, तो वो कोशिश करेंगे अफगानिस्तान के मिल के क्योंकि 10 तारीख को यहाँ बातचीत होने वाली है, कोई हो सकता है दहशतगर्दी की कोशिश वो करें। तो हमें ये पॉसिबिलिटी हमें रूल आउट नहीं कर सकते हैं कोई ऐसा वाकया या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया जिस तरह पिछले 10 दिन से कोशिश में कर रहा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है वो ऐसा करके अटेंशन डाइवर्ट भी कर सकता है। सो हमें बड़ा मोहतात रहना होगा। हमारे यकीनन इदारों को सच चीजों का इदराक भी है, लेकिन आप ये पॉसिबिलिटी रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट फ्रंट पर तो आगे नेतन्याहू ने कह दिया है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो यकीनन कोई ना कोई उनकी वो सोच होगी कि किस तरीके से इसको डीरेल करे, क्योंकि उसकी अपनी सर्वाइवल भी
प्रोट्रैक्टेड या प्रोलॉन्ग कन्फ्लिक्ट में है, और तो लेकिन उसकी वो कोशिश करेगा। स्पॉइल कर सकता है। ब्रिगेडियर साहब, इसके साथ साथ जैसे कि फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया गया और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिया गया, इसके साथ साथ दो और एक शख्सियत और एक मुल्क का नाम लिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जेडी वेंस और चीन, कि इनकी जो है मुज़ाकरात में शमूलियत की वजह से जो है ये ब्रेक थ्रू मिल पाया है। तो आप क्या समझते हैं, चीन किस तरह से इसमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अभी जो हम जुमे को देख रहे हैं, जो ये इस वक्त मुआहदे के लिए गैदरिंग होने वाली है, उसमें भी चीन की शमूलियत जो है उसका इंदिया दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखें कि पाकिस्तान ने कोशिश ये की थी तमाम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर आपको याद हो, डार साहब यहाँ से स्पेशली वो एक दिन के लिए बीजिंग गए थे और वहां पे जाके वांग यी के साथ उनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद देर बाद जॉइंट कम्युनिके वहां से इशू हुआ था। वही पॉइंट्स थे जो पाकिस्तान कह रहा था, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये कहा ईरान की सॉवरेनिटी की भी बात की गई, जिससे कंट्रीज की सॉवरेनिटी की भी बात की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, तमाम जो चीजों को उन्होंने कवर किया था। सो दैट्स वाई कि पाकिस्तान ने कोशिश की चाइना को ऑन बोर्ड लिया जाए। चाइना का इन्फ्लुएंस ईरान पे बहुत ज्यादा इसलिए भी है, एक स्ट्रेटेजिक टाइज भी है, $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी है, और फिर उन्होंने जंग से पहले भी उनकी बड़ी मदद की है। सो वो एक ट्रस्ट का चाइना के साथ भी है, मामला इनका साथ था। और पाकिस्तान यकीनन चाहेगा चाइना भी इसमें हम अपना किरदार अदा करे, रशिया भी इसमें अपना किरदार अदा करे, ताकि जो कंसर्न्स है ईरान के वो एड्रेस हो। और डेफिनेटली ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी मिलकर भी मामला सुलझाने की कोशिश कर भी रहे थे, और मजीद आगे भी आप सही कह रहे हैं कि अपना रोल प्ले करेंगे। बेटी साहब, एक बार फिर से ज़रा बात कर लेते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क में सफ़े मातम बिछी हुई है हमारी इस कामयाबी के बाद, उस पर अब तो अंदर से ही इंडिया के मोदी जी के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और बड़ी सख्त किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो सफारती महाज पर इतना कामयाब हो गया है कि हर जगह उसी का नाम लिया जा रहा है, और इसमें सरकास्टिकली ये कमेंट किया जा रहा है कि इसके लिए शुक्रिया करेंगे वो मोदी जी का। लेकिन अभी जो एक खतरा जिसका आपने इजहार किया और जिसका बहुत अरसे से, पिछले 10 दिन से ये प्लान कर रहा था भारत, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन वो जो इंटरेस्टिंगली खबर पहले ही हमारे पास पहुंच गई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू, तो आपको लगता है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने हजीमत उठाई, क्योंकि इनका मंजन जो ये बेचना चाहते थे वो कहीं नहीं बिका, उसके बाद फिर भी ये इतनी ढिठाई दिखाएंगे और दोबारा की कोई इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे? जी हाँ, देखें आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, क्योंकि असल में प्रेशर जो अभी डोमेस्टिकली बिल्ड हो रहा है, स्पेशली देखें कि जब मार्के हक बुनियाद महसूस के बाद लोगों ने अब मान लिया है कि पाकिस्तान ने बहुत सख्त शिकस्त दी है। उनके थिंक टैंक्स कहते हैं, अभी उनके सारे मीडिया भी इस बात पे कर रहे हैं। फिर ऊपर से डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान प्रिवेल कर गया। फिर देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की जो अहमियत है वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और खासतौर पर अगर आपको इसमें मैं ये याद दिलाऊं कि अगर आपको उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू में क्या कहा था जून में, कि दे अंडरस्टैंड ईरान बेटर देन एनीबॉडी एल्स। तो दैट इज वो भी फैक्टर था जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया यहाँ पे। तो इंडिया, फिर देखे इंडिया एक्सपोज भी हुआ। अगर सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा, उन्होंने लिखा कि हमने वो छुरा घोंपा है ईरान के, जो इन्होंने हमें फैसिलिटेट की, हमारी मदद की, और हम जाके इजराइल के गोद में बैठ गए हैं। तो अब पब्लिक प्रेशर आप देखें कि अपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से मोदी साहब पे लानत मलामत हो रही है, भाई आपने हमें आइसोलेट कराया, हमारी कोई स्टैंडिंग नहीं रही है, पाकिस्तान के हर जगह पे नाम लिया जा रहा है। सो देयरफॉर देखें इस वाकयात जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, इलेक्शंस हो रहे हैं 4-5 स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में, केरला में हो रहे हैं, तमिलनाडु में हो रहे हैं, आसाम में हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये कोशिश होते है, जब वोट लेना होता है तो ये फॉल्स फ्लैग कराते हैं। पाकिस्तान और मुसलमान है। पुलवामा हमने देखा होगा, सत्यपाल मलिक ने कहा था लाशों पे सियासत की और वोट लिए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। फिर अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए डोमेस्टिक को कि यार पाकिस्तान, हर जगह पे पाकिस्तान का नाम है तो पाकिस्तान को बदनाम करो। So we cannot rule out these possibilities। हो सकता है We cannot rule out। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तजिया पेश करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, आप जानते हैं कि सिफारतकारी में पाकिस्तान अपनी मिसाल आप है, और हम देखते हैं कि जहाँ पर सिविलियन क़यादत जो है वो मौजूद है, और वो हमेशा फैसले ऐसे करना चाहती है और करती रही है जो पाकिस्तान के मुफाद में हो। अस्करी
अस्करी क़यादत हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट लेकर चलती रही है। आपको जो इस वक्त हमारी अस्करी और सिविलियन क़यादत है, क्या ख्याल है आपका, कैसी परफॉर्मेंस रही इस सारे तनाज़े के दौरान उनकी? डॉक्टर साहब आइए, सबका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो जाहिर है बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि अस्करी क़यादत ने जिस तनदही के साथ इसमें अपना हिस्सा डाला है वो तारीख़ के लिए एक समर हो गई है तारीख़ में, ये बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे आगे बात कर लेते हैं और फिर दोबारा इस बात पर आ जाते हैं तो हमारे नाजरीन को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ का इदराक हो जाएगा। हमने मार्का हक से लेकर उससे पहले की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मैं खुद हिस्सा रहा हूँ डिप्लोमेसी का, और इससे ज़्यादा बेहतर मैंने हम आहंगी नहीं देखी जो कि अस्करी डिप्लोमेसी यानी मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी का इम्तिजाज, ये संगम, जिसकी वजह से आपको आज ये नतीजा नज़र आया है। आज ये नतीजा, ये वो नतीजा है कि जहाँ वर्ल्ड वार के बाद यानी जंग अजीम दोयम के बाद दुनिया के मजबूत तरीन सदर ने और दुनिया की मजबूत तरीन अस्करी क़यादत ने, दुनिया की मजबूत तरीन, सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, प्लीज जरा साथ ही मौजूद रहिएगा। एक ब्रेकिंग है वो शामिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा तारीख साज दिन है। उनका कहना था कि हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने काबीना का इजलास तलब कर लिया है और कौम से खिताब का भी इरादा है। काबीना में मज़ीद इक़दामात पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी आवाम को फौरी मुंतकिल की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं आमिर यासराना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बयान सामने आया है, इसकी मजीद क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, अभी मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई है। मैंने उन्हें कॉल की थी और इसी तरह मैंने जिस दिन सदर ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान का और इंडिया का सीज फायर आया था 10 मई को, उस वक्त बात हुई थी और उन्होंने उस वक्त भी हमसे मामलात शेयर किए थे और आज भी बात हुई है और वो बड़े जाहिर जज्बाती भी थे, खुश थे। मैंने खुद उनको सबसे पहले मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान का डंका बजा है पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी इस पर खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तारीख साज दिन है और हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और उन्होंने कहा कि मैंने काबीना का इजलास भी बुला लिया है जिसमें मैं मजीद मुशावरत भी करूंगा और ये दिन ऐसा है कि ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है पाकिस्तान का। फिर उनसे मैंने कहा कि क्योंकि दुनिया भर में कीमतें कम हुई हैं तेल की, तो अवाम के लिए क्या इसमें खबर होगी। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे ही ये चीजें तय हो रही हैं हम फौरी तौर पे अवाम की तरफ भी तेल की कीमतों की कमी को मुंतकिल करेंगे। ये नहीं मुमकिन कि हम ऐसा काम ना करें कि जो अवाम के फायदे में हो। हमने तो दुनिया भर में कोशिश की है कि एक अमन के लिए कोशिश की जाए और उस पर सब लोगों ने हम पे अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान का इजहार किया है। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे थे और खुशखबरी एक नहीं जनाब, दो खुशखबरियां हैं। एक सिफारतकारी के मैदान में, दूसरा ये कि तेल की कीमतें कम होने वाली है। इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर जोड़ते हैं और आज कोई और बात कैसे हो सकती है जब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं करने के लिए। सिफारतकारी के मैदान की बात की तो आपने जानते ही हैं कि पाकिस्तान ने रात भर अनथक कोशिशों के बाद एक ऐसा ब्रेक थ्रू हासिल किया है जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती है। पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसे बहुत कम मौके हैं कि जब आपको ऐसा प्राउड मूवमेंट फील हो, जब आपको खुशी फील हो। ये वो मूवमेंट्स है जो हिस्ट्री में लिखे जाएंगे अली। जिस तरीके से ये सिफारतकारी और इतनी कामयाब सिफारतकारी अब से नहीं, बड़े लंबे अरसे से, जब से ये जंग हुई थी तब से पाकिस्तान अपनी कोशिशें दूसरा जारी रखे हुआ था। हाँ, और ये दूसरा समर भी है। मार्केट्स जो हैं इस वक्त वो स्टेबल हो गई हैं और बड़ी जबरदस्त तेजी से आगाज हो रहा है। एग्जैक्टली उस पर भी हम जाते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर यासराना साहब। आमिर साहब एक बार बहुत शुक्रिया फिर से आपने हमें ज्वाइन किया। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है, पाकिस्तान के रोल की बात हो रही है, बड़ी जबरदस्त चीज है जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का जिक्र आ रहा है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी जिक्र आ रहा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर जरा जो
जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार साहब, उनके रोल पर भी आप रोशनी डालें कि इंस्पायर्ड बीइंग इंजर्ड, उन्होंने उस वक्त भी अपनी कोशिशों को जारी रखा और उसके बाद भी रात भर वो सऊदी, तुर्क, मिस्री और दीगर जो वज़राए ख़ारजा उनसे राबते में थे और ख़ुसूसी तौर पर ख़ित्ते में जो अमन और इस्तेहकाम है उसके लिए जो पाकिस्तान पेशरफ्त कर रहा है उस पर अपडेट्स दे रहे थे और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की भरपूर क़यादत की फराहमी है कि जिसमें वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद जनाब इसहाक डार साहब, इसलिए कि चाहे वो फाइनेंस के अमूर के मामलात हों या खारजा अमूर में जब उनको मैदान में उतारा गया, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे हैं, रूट समझते हैं चीज़ों की, और जितना लंबा अरसा फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रहे तो दुनिया भर से राब्ते भी मौजूद थे। जो अनथक मेहनत है वो तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके अंदर। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए एक रोल मुंतखब किया, फील्ड मार्शल अपनी जगह भागे दौड़े फिर रहे थे। मैं देख रहा था अभी एक सोशल मीडिया पे हमारे ओमान में सफ़ीर हैं अली इमरान, उनका आ रहा था कि वो बेड पे बैठे हुए हैं, उन्होंने वीडियो में बयान दिया कि फील्ड मार्शल को वो समझते हैं कि उन्होंने एक बेमिसाल क़यादत दी और वो मुसलसल जहाज़ में रहे, इधर प्राइम मिनिस्टर का राब्ता था सारी जगह पे। तो ये जो दुनिया का एतमाद आया है, ये बात हमारे सबके समझने की है कि वो जो जंग पिछले साल हमने 10 मई को जीती थी और अपनी स्ट्रेंथ पे खड़े होके जब अमेरिका ने इंडिया के कहने पे हमें रिक्वेस्ट की, सीज फायर की और पाकिस्तान ने फौरन मान ली, वहां से एक नया सफर शुरू हुआ था। क्योंकि बुनियादी तौर पे सदर ट्रंप तो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे ख्यालात नहीं रखते थे पहले से, लेकिन जब उनका स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब आ रहा था तो पाकिस्तान ने अमरीकी फौजियों पे अफगानिस्तान में हमला करने वाले बंदे को पकड़ के उनको दिया था, वहां से एतमाद साजी शुरू हुई। जंग के दिनों में ट्रंप कह रहे थे कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान हजारों सालों से, अशरों से लड़ रहे हैं, ये आपस में तय कर लेंगे। तो उनका ख्याल ये था कि इंडिया सेट कर लेगा मामलात को, और फिर जब हमने सेट किया तो उनको नजर आया कि नहीं, यहाँ तो पोटेंशियल भी है और क़यादत में जुर्रत भी है, कि जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हमने उस वक्त सीज फायर को कबूल किया, जिसके ऊपर इंडिया आज तक बोल भी नहीं सका और समझ भी नहीं आ रही। तो ये वो बात है। और आमिर साहब, सफर हमारा शुरू हुआ, मातम उधर बिछी हुई है, जरा उसका भी आपने अभी जिक्र करना है। मैं ये उधर ही आ रहा हूँ कि ये जो सफर शुरू हुआ और हम कहीं मतलब 25 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल मिल रहे हैं वहां जाके वाशिंगटन में, फिर बोर्ड ऑफ पीस में मिल रहे हैं, तो ये जो आपने इंडियन मीडिया के ऊपर जो वो उनके हाहाकार मची हुई थी और वो चीखम धाड़म उनके ऊपर था, मैं लफ्ज नहीं मेरे आ रहे कि जो उनकी हजियानी कैफियत थी पाकिस्तान के बारे में, अपने मोदी को वो छेड़ रहे थे कि कहाँ पे गया, ये एक दहशतगर्द मुल्क था, सारी दुनिया उससे बात कर रही है, मोदी जी की अपनी कहाँ गई, वो जो कहते थे कि हम बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं, और कहीं किसी ने जिक्र ही नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने इत्तेहादी दोस्त ईरान को छोड़ के भागे, चाबहार से निकले, उनके जासूस पकड़े ईरान ने जो मोसाद के साथ और CIA के साथ मिलके इंडियंस काम कर रहे थे। हम तो पहले कुलभूषण यादव को पकड़ के दे चुके हुए थे, दुनिया ने आंखें बंद की थी। पहलगाम में पहली दफा ओपन हुआ, क्योंकि उससे पहले कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में राख की दहशतगर्दी के एक्सपोर्ट को लेके शवाहिद आ चुके हुए थे और दुनिया मान गई थी कि ये सारे काम राह करती है और इल्जाम पाकिस्तान पे आ रहा था। तो ये सब चीजों को जब आप मिला के देखते हैं तो आज की हम सिचुएशन में जहां पहुंचे हैं, ये बिल्कुल एक ऐसा काम है जो नाकाबिले यकीन था। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान, उसके साथ सऊदी अरब, उसके साथ तुर्किया, उसके साथ मिस्र, और उसके अंदर जो राब्ते थे इसहाक डार साहब के, जब से ये जंग शुरू हुई, मुसलसल दिन और रात का जो फर्क आ जाता है, अमेरिका, कनाडा, आप ऑस्ट्रेलिया, जो टाइमिंग के फर्क आते हैं, और उसके अंदर हमारे वजीर खारजा हर वक्त हर एक के साथ राब्ते में हो, अवेलेबल हो, मिसिंग ना आ रही हो लिंक। आप अब देखें कनाडा, न्यूजीलैंड, मलेशिया के अनवर इब्राहिम, किसने मुबारकबाद नहीं दी? यहाँ के तो सारे सिफारतकार तो कर रहे हैं, जेन मैरियट का भी बयान आया हुआ है, सब ये बात पाकिस्तान को प्रेज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरी जब वजीर आजम से बात हुई, मैंने तो उनको मुबारकबाद दी कि आपने पाकिस्तान के ओवरसीज का भी और हम सबका सर फखर से बुलंद किया। वो भी बड़े अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि ये वो चीजें हैं जिसने मिलकर आज पाकिस्तान को इज्जत दी। और अब परसों जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 10 अप्रैल को अमेरिकन और तेहरान के लोग दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो जेडी वैंस आए, मार्को रूबियो आए, कुशनर आए, उनके
जो सलामती कौंसिल के मुशीर हैं वो आए इधर से, हो सकता है ईरानी सदर आ रहे हों, ईरानी स्पीकर आ सकते हैं, अब्बास तो आएंगे ही आएंगे जो उनके वजीर खारजा हैं। तो जब एंडोर्समेंट सबसे आई है तो जिम्मेदारी भी आ गई है। पाकिस्तान ने जब रात वजीर आजम का ये 12:17 या 16 मिनट पे ट्वीट आया कि हमने रिक्वेस्ट किया है अमेरिका से भी और तेहरान से, इत्तेफाक से उससे 1 घंटा पहले मैंने भी एक ट्वीट किया था कि उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है और मुझे नजर आ रहा है कि कुछ राब्ते दोबारा हो रहे। देखा कि वज़राए खारजा का जो इजलास हुआ उसमें भी कोशिश की गई, मिस्र भी शामिल था, तुर्की भी शामिल था और सऊदी अरब भी शामिल था, लेकिन उस इजलास के बाद जो उम्मीदें दम तोड़ रही थी और अभी कल रात ये हमें ब्रेक थ्रू मिला है, इसको आप लगता है आपको कि हमने सोलो ही इस सिचुएशन को संभाला है? नहीं, देखें, दम नहीं तोड़ रही थी। दम तोड़ने की बात पे भी आता हूँ, एक लम्हे में मैं वापस आता हूँ। जब वज़राए खारजा का इजलास हुआ उसी रात प्राइम मिनिस्टर उससे पहले कह चुके हुए थे, एक ट्वीट करके वजीर खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम मेजबानी के लिए तैयार हैं अमेरिका और तेहरान के लिए, और खुद वो बीजिंग तशरीफ ले गए। बीजिंग से 5 नुकाती एलामिया आया, कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसमें मायूसी हो, बिल्कुल सही चीजें चल रही थी। लेकिन चूंकि स्पॉइलर कौन है? इसराइल। उसके साथ मिला हुआ कौन है? इंडिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने परसों खबर भी दी कि एस्पिन फाइल के ऊपर सदर ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसमें इसराइल और इंडिया दोनों मिलकर ये काम दिखा रहे हैं कि जो लैंग्वेज उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की ट्वीट में, जो किसी भी सदर के शायान निशान नहीं, जो उनको अंडर प्रेशर ला रहे हैं। अच्छा, ऐसे में जो कल उन्होंने हमला किया तेहरान में तनसीबात पे आयल पे इसराइल ने, उसके जवाब में जो पासदारान के कुछ लीडर्स, क्योंकि ईरान की जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं जून के बाद से उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा तकसीम कर दिया। सॉरी टू कट यू, अभी हम हेडलाइंस की ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस पर डिटेल से यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी की और जिस बेहतरीन डिप्लोमेसी से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तजवीज़ पर राज़ी कर लिया और उसके बाद अमेरिका और ईरान दोनों सीज़ फायर पर मान गए हैं। मज़ीद मुज़ाकरात पाकिस्तान होस्ट करेगा, वज़ीर आज़म साहब ने दावत दी है। इस पर हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी। आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ फैज़ रहमान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार वाशिंगटन से में ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगी कि ज़रा कंटिन्यू करें आप गुफ्तगू को। हम बात कर रहे थे हमारे पड़ोसी मुल्क में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, क्या सिचुएशन बनी हुई है उसकी। देखें, जो मैं कह रहा था कि जो वहाँ इंडिया में सिचुएशन बनी हुई थी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे और पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दुनिया में सबसे आगे आ रहा है, इसको हजीमत का सामना हो। तो कल उनकी खुशी चंद घंटों की बनी जब इसराइल की तरफ से ईरान के आयल तनसीबात पे हमला हुआ और जवाबन पासदारान इनकलाब ने सऊदी की तरफ किया और पाकिस्तान ने उसकी सख्त मजम्मत की और बड़ी ओपनली की, और फिर कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी उसके ऊपर आया कि सऊदी अरब पे हमले की हमने मजम्मत की। अब पाकिस्तान का जो किरदार है ना, ओरिजिनली ये देखना चाहिए कि हमने ईरान का भी साथ दिया, लेकिन ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक पे हमले हुए उस जारियत का भी हमने मजम्मत भी की और उसके ऊपर भी हम अपने दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ खड़े हुए। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ, बहरीन की तरफ से आपको पता है कई दिन से ये चल रही थी कि सलामती कौंसिल में वोटिंग होनी थी। वहां पाकिस्तान ने खुद तो गैर हाजिरी की, वोट नहीं दिया, लेकिन रूस और चीन ने, जिनकी हम सिफारतकारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने जिस तरह राब्ते रखे तमाम दोस्त अलाइज के साथ, के एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, उसके अलाइज और पाकिस्तान दोनों तरफ का अलाई, तो वहां हमने वोट नहीं दिया क्योंकि वो बाई फोर्स खोलने वाली एक करारदाद थी। अपने आप को गैर जानिबदार रखा, वहां वोट ना डाल के, और चीन और रशिया ने उस कोशिश को खत्म किया। होना ये चाहिए था कि नाराजगी होती, लेकिन उसके 2 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट कर दिया कि मैं दोनों से अपील करता हूं कि 15 दिन के लिए सीज फायर किया जाए। ये ट्वीट ऐसे नहीं आते जब तक उसके पीछे स्ट्रांग होमवर्क ना हो जाए। जब ईरान की तरफ से हमला हुआ वहां सऊदी अरब में, तो उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान से प्राइम मिनिस्टर ने बात की, उनको सब्र और तहम्मुल का एक तलकीन की कि आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि वरना तो फिर इसराइल और इंडिया का मकसद पूरा हो जाता ना। जो बात आपने सवाल में कही कि इंडिया फिर कहां खड़ा होता, उनके तो खुशी से शादियाने बजने थे, जो ईरान की तोसीब पसंदी का रास्ता बन रहा था शाम में, और वो घुस रहा था लबनान में कि किसी तरह ये अरब और ईरान लड़ पड़े। वो रास्ता रुका है और दुनिया की तारीख इस एक ट्वीट के साथ आपने देखा कि काया पलटी कि पूरी दुनिया में सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक
तमाम ट्रेड में एक नई लहर दौड़ी, कब सब पज़मुर्दा बैठे हुए थे, बिजनेस डाउन हो रहे थे, ऑयल की कीमतें डाउन होने लग गई, स्टॉक एक्सचेंजेस ऊपर चले गए, डिजिटल करेंसी के मामलात ऊपर बढ़ गए। तो ये है वो कामयाबी इनका किरदार मौजूद है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उसकी वजह ये कि किरदार तो मौजूद था और इनका सॉफ्टवेयर जो उनके एयरपोर्ट्स पर, ईरानी एयरपोर्ट्स पर इस्तेमाल हो रहे थे, उनमें भी बग्स पाए गए थे और वाज़ेह होता है कि इनका किरदार क्या रहा है इसराइल के साथ। अच्छा, तो हम फैज साहब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का, कि हाँ, पाकिस्तान की तारीख में तो हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, पर क्या दुनिया की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने तीसरी जंग अजीम रुकवाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया है? मेरा ख्याल है इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान माशाल्लाह अपनी एक कंपैरेटिवली स्पीकिंग, सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे गेस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से सलाम, और खुसूसन आमिर साहब को इनके ख्यालात से भी आज मुस्तफ़ीज़ होने का मौका मिला। देखिए इस वक्त पाकिस्तान ने तकरीबन 55 इयर्स, जुलाई में वो 55 साल हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था अमेरिका और चाइना के साथ। अगर आपके नाजरीन को याद हो, ज़ाहिर है इसमें से बहुत से लोग और आप भी गालिबन उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उस वक्त पहली दफ़ा एक ऑपरेशन पोलो के नाम से हेनरी किसिंजर साहब वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के, वो खामोशी से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने खामोशी से उनको चाइना भेजा, और वहाँ पर पहली दफ़ा चाइना एक दुनिया के मेन धारे में, दुनिया की मेन स्ट्रीम में शामिल हुआ, और उसको बाकायदा फिर यूनाइटेड नेशंस की सीट मिली और वहाँ पर उसको वीटो पावर दिया गया। तो वो भी एक बहुत बड़ा तारीख़ी वाक़या जिसको सदर निक्सन ने सराहा और पूरी दुनिया ने सराहा। और आज उसके बाद उससे बड़ा वाक़या ये हुआ है कि अब पाकिस्तान ने अपनी कोशिशों से, अपनी एक मुदब्बिराना कोशिशों से एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसमें न सिर्फ ईरान और उसकी जो अरब ममालिक हैं और इज़राइल और अमेरिका, बल्कि जैसा कि आमिर साहब ने फरमाया कि दूसरे जो एलाइज़ हैं, जो ईरान को जो सपोर्ट करने वाले, यानी रशिया, उससे भी पाकिस्तान इन टच में रहा, और फिर ज़ाहिर चाइना के साथ तो हमारे एक रेगुलर ताल्लुक़ात हैं, लेकिन और भी जो दूसरी जो मिडल पावर्स हैं, इजिप्ट हुआ, दूसरी कई ममालिक को शामिल करके आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें जितना खुश हुआ जाए और खराश तहसीन पेश किया जाए हमारी लीडरशिप को, वो कम है। और ये इस वक्त इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग है ये कि ऐसे मौके पर, ऐसे ख़तरनाक और बहुत ही नाजुक मौके पे तारीख़ के, लिटरली ये देखिए हम तो एक क्लीशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन अल्फाज को, लेकिन वाक़तन ये दुनिया की, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नाजुक मोड़ था। ऐसे मौके पर पाकिस्तान में एक ऐसी लीडरशिप का मौजूद होना, और वाक़तन ये किसी एक अफसानवी लिहाज से नहीं हम जो बात करते हैं वन पेज, लेकिन आज एक तरह से यकजान दो कालिब, जिस तरह से मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप ने मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया है, ये तारीख में याद रखा जाएगा। न सिर्फ याद रखा जाएगा, बल्कि तो मैं तो समझता हूँ कि जो दुनिया के ममालिक में जो डिप्लोमेसी के स्कूल्स हैं, जहाँ सिफारतकारी सिखाई जाती है, पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फैज रहमान साहब, बड़ी दुरुस्त बात आपने की है, और वाकई ऐसा होगा और होना चाहिए भी। ब्रिगेडियर साहब भी तुर्की से हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जिस तरीके से पाकिस्तान के रोल की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन की बात कर रहे हैं, बेहतरीन सफारतकारी की बात कर रहे हैं, अब जो एक और बड़ी बैठक लगने जा रही है इस्लामाबाद में, एक बार फिर से इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद जो है वो दुनिया क्या जो है मरकज़ नज़र रहेगा, सब लोगों की नज़र यहाँ पर होंगी। क्या देखते हैं? एक तो ये कि कितनी ज़बरदस्त एफर्ट है पाकिस्तान की, दूसरा ये कि जब ये मुज़ाकरात होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या स्टेटस होगा? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक फैज साहब की बात को लेके आगे चलते हैं। इसमें एक डॉक्टर मुख्तार खान है, अमेरिका से, इंडियन है, उनका बड़ा अच्छा कमेंट था कि पाकिस्तान इज टेक्निकली सेव टू सिविलाइजेशन, और ये आई थिंक बड़ी गहरी बात है। एक तो डेफिनेटली वी वर लुकिंग एट ट्रम्प डिस्ट्रॉइंग, एमिंग टू डिस्ट्रॉय ईरानियन सिविलाइजेशन। दूसरा कहने वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी बच गई, बिकॉज जो धब्बा आप पे लगा था हिरोशिमा नागासाकी का, वो आज तक आप उसको वॉश नहीं कर सके। इतनी आई थिंक डिस्क्रेडिट हो जाना था वेस्ट ने। तो दैट्स अ काइंड ऑफ एट टाइम्स ऐसे इवेंट हो जाते हैं या ऐसी एफर्ट होती है तो शायद उस वक्त पूरा इदराक नहीं हो सकता। अभी सिर्फ इसका आप अगर मतलब एक सिर्फ एंगल देखें जो कमर्शियल इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट्स पे, फिर आपको पता है सेंट्रल कॉरिडोर बिल्कुल बंद था एविएशन के लिए, फ्लाइंग के लिए, कमर्शियल एयरक्राफ्ट, कितना रिलीफ है। जस्ट लुक एट दी गर्ल्स
एंड द मदर्स एंड द ब्रदर्स इन ईरान सेलिब्रेशंस है, लेबनान में सेलिब्रेशन है, वहाँ भी रुकी है। गल्फ में बड़ा साया ऑफ रिलीफ है। खुदा ना खास्ता एक स्पेक्टर था कि लड़ाई आगे ड्रैग करती है तो शायद पाकिस्तान को जंप करना पड़ता। तो बेशुमार फ्रंट पे आई थिंक वी आर फाइटिंग एंड अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। आपको याद होगा कितना प्रेशर रहा है जब से पाकिस्तान बिकेम द सेंट्रल स्टेज। अपने भी जो नकाद हैं हमारे अलग फल से काफ़ी हैं। भारत में फिर ज़ायनिस्ट लॉ भी अभी भी अपने आई थिंक जख्म चाट रही है बिकॉज अ ह्यूज डिफीट फॉर नेतन्याहू, और जो उसके साथ हशर करना है आई थिंक इजराइल के लोगों ने वो दुनिया देखेगी। तो हर लिहाज से दिस इज आई थिंक हिस्टोरिक सक्सेस। और लोग बात करते हैं जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी जहाँ पे सिर्फ पोस्टरिंग हुई थी मिसाइल की, उसको कैनेडी और क्रुश्चेव की बहुत बड़ी सक्सेस, हिस्टोरिक सक्सेस जानी जाती है। यहाँ पे इन द मिडल ऑफ द वॉर और ब्रिंक से अगर पाकिस्तान की एक सिंसियर एफर्ट से अल्लाह के फजल से खिता जो वापस आए तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेड इन दैट सेंस। शायद हम इदराक नहीं कर सकते। तो हर लिहाज से पॉलिटिकल लीडरशिप डिप्लोमेसी मुबारकबाद। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमिर साहब, आप और मैं खुश हैं, ईरान खुश है, इराक खुश है, पूरी दुनिया खुश है कि इस वक्त जो है ना अमन कायम हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू हुई, आप हुकूमती हलकों के भी करीब हैं और जानते हैं कि जो फैसला साजी की जा रही है वो किस तरह से मुमकिन हो पा रही है, कैसे मिला पाकिस्तान को ये ब्रेक थ्रू? आप देखें कि ब्रिगेडियर साहब और फैज़ रहमान साहब ने जिस तरह तारीखी पस मंजर भी बताए और दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये इस तरह मुमकिन हुआ कि जो यकजान दो कालिब की बात की, वन पेज की बात की फैज साहब ने, क्या ये अमली तौर पे सामने नहीं आया? कल कोर कमांडर्स ने जब प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा कि हम हुकूमत की तरफ से ये जो जंग जारी है उसमें अमन की कोशिशों को सराहते हैं। ये बहुत कम होता था। जैसे कोर कमांडर्स ने मई की जंग के बाद कहा कि वजीर आजम, पॉलिटिकल लीडरशिप, हुकूमत ने हमें फुल गाइडेंस दी। अच्छा, इससे क्या होता है? हमारे यहाँ बहुत सारे गुमाश्ते ऐसे मौजूद हैं जो एक लाइन लेते हैं कि हुकूमत में और मिलिट्री की लीडरशिप में दरार डाली जाए। वो तजियाकार भी कहलाते हैं, वो यूट्यूबर्स भी कहलाते हैं, वो स्पॉइलर हैं, बुनियादी तौर पे अपने अपने एजेंडे पे होते हैं। लेकिन आप देख लें कि जब से आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल बने हैं, पहले आर्मी चीफ बने फिर फील्ड मार्शल बने, क्योंकि एक जंग जीत के दी और बड़े अज़्म हिम्मत के साथ दी। हमने एयर चीफ को भी एक्सटेंशन दी उनके टेन्योर में, इस सेंस में दी कि उन्होंने बड़ी अच्छी क़यादत फराहम की। तो ऐसे में कहीं पे भी कोई दरार नहीं आई और मिल के फैसले करते हैं, जिसके बारे में बहुत ज्यादा ठट्ठा भी उड़ाया जाता है वजीर आजम के, जी वो तो तकरीर ही नहीं करते फील्ड मार्शल के लफ्ज के बगैर। तो फील्ड मार्शल उनके बगैर नहीं चलते, दोनों की मुसलसल गुफ्तगू होती है और नतीजा पाकिस्तान के हक में आता है। जो आपका सवाल था कि कैसे मुमकिन हुआ, ये इसलिए हुआ कि बीच में कोई बंदा दराड़ डालने वाला आने ही नहीं दिया। पहले दिन से बहुत सारे हमारे यहाँ होती हैं कि देखें वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारे आर्मी चीफ लगाए, लेकिन उनकी बनती नहीं रही किसी के साथ भी। हालांकि जनरल जहांगीर करामत ने एटमी धमाकों में उस वक्त उनका नुक्ता नजर डिफरेंट था, उनका ख्याल था पाबंदियां लगेंगी, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, हम पाबंदियां संभाल लेंगे लेकिन हम धमाके करेंगे। एक वो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। आज शहबाज शरीफ हैं, आज फील्ड मार्शल मौजूद हैं, आज हमारे वजीर खारजा मौजूद हैं, इसहाक डार, सारे मिल के एक काम कर रहे हैं और वो क्या है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आपने देखा बहुत सारे एक पार्टी के हामी लोग 2 दिन से कुछ लगा रहे थे फील्ड मार्शल के स्क्रीनशॉट्स, आपने देखे होंगे यकीनन कि पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा। जब वो थोड़ी सी एक टेंशन आई तो उन लोगों की खुशियां देखने वाली थी जिनके खुब से बातिन भरा हुआ है पाकिस्तान के लिए कि किसी भी तरह अच्छी खबर ना आए। मैं बाहर वालों की बात कर चुका हूँ, इंडिया और इसराइल की। मैं अब अंदर बैठे हुए घुसपैठियों की, क्योंकि हमें उनकी भी निशानदेही करनी है कि ये जो स्टेट छोड़ती है ना ऐसे लोगों को, एक्चुअली पीकाक इन लोगों पे लगना चाहिए जो स्टेट के अंदर दरार डालने की कोशिश करते हैं। तनकीद हुकूमत पे हो सकती है, पर्सनैलिटीज पे हो सकती है, रियासत पे नहीं होनी चाहिए, रियासत के फैसलों पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही असल पाकिस्तान है कि जब हम मिलके चलते हैं हम ये नताइज देखते हैं और हम नताइज दुनिया के सामने लाते हैं। क्यों हमारे साथ ट्रंप बात करते हैं, वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी और फील्ड मार्शल को कि दोनों अजीम लोग हैं। आज उन्होंने जब ट्वीट किया तो उन्होंने दोनों का नाम लिखा। उधर ईरान जब ट्वीट करता है अपनी कौंसल की तरफ से तो वो भी दोनों का नाम लेता है। क्यों लेते हैं? कि उन्होंने क़यादत में फर्क नहीं देखा। होता क्या है,
बड़ी बड़ी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब, और जिनका आपने जिक्र किया वो करना वाकई, जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वो कल भी वो जो जिस फितने का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो एक्टिवेटेड था सोशल मीडिया पर, और उनकी तरफ से बहुत अजीब किस्म की खबरें जो थी वो फैलाई जा रही थी या शेयर की जा रही थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है सबको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है अपना। फैज साहब, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने मीडिएशन कराई है, ईरान और अमेरिका जंगबंदी पर राज़ी हो गए हैं, एक जो मुआहिदा है उसके लिए बात की जाएगी, पाकिस्तान डायलॉग को होस्ट करने जा रहा है, तो सिचुएशन अब तो बड़ी बेहतरी की तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इजराइल अभी भी मौजूद है और नेतन्याहू की जानिब से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि मुआहिदा एक तरफ रहा लेकिन अटैक उनकी तरफ से फिर भी कर दिया जाता था। अब भी ऑल्दो वो कह तो रहे हैं कि वो इंडोर्स कर रहे हैं इस सारी चीज़ को, इस सारे मामले को, लेकिन उनको लगाम वैसे कौन डालेगा? क्या ट्रस्ट किया जा सकता है उन पे? जी हिना, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, और सबसे बड़ा ख़दशा और जो धड़का लगा हुआ है मुझे भी वो यही है कि इज़राइल की तरफ से कोई ना कोई ऐसा इक़दाम किया जा सकता है, कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है जो इस मामले को मुतासिर कर सकता है। और उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त भी इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर्टिकुलर मौके पर ट्रंप उस लॉबी के असर से निकल कर उन्होंने ये फ़ैसला किया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो प्रो वॉर एक जंग को बढ़ावा देने वाली लॉबी, इजरायली लॉबी बहुत मजबूत है। और इस वक्त जो लोग फॉक्स न्यूज़ पर खुसूसन जो उनके जो इसराइल नवाज़ कमेंटेटर्स और एंकर्स हैं वो बैठकर बाकायदा रो रहे हैं, और उनके ख्याल में ये एक बहुत बड़ा धचका है इजराइल और उनके अपने मफादात के लिए। तो और इसमें फिर एक और बहुत अहम शख्सियत है, एक सेनेटर हैं साउथ कैरोलिना के, स्टेट ऑफ साउथ कैरोलिना के, लेकिन वो असल में सेनेटर हैं इजराइल के, जो मुस्तकिल बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी स्टेट में रहने के इजराइल में रहते हैं। और उन्होंने भी एक बड़ा अजीब व गरीब एक तरह से एक ट्वीट किया इसके बाद, हालांकि बहुत खुशामद करते हैं सदर ट्रंप की हर मामले पर, लेकिन इस मामले पर उन्होंने कहा ठीक है, डिप्लोमेसी को आपने वक्त दिया, मौका दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर उनसे डील करें तो उसको सेनेट में ले जाएं। देखिए ये वही शख्स है जिसने ये कहा था कि ये जंग शुरू करने के लिए ट्रंप को कांग्रेस से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, हालांकि ये इनका कानून है। लेकिन आज ये कहता है कि पीस की अगर आपको कोई डील करनी है ईरान के साथ तो उसके लिए आपको सेनेट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसी आवाज़ें अभी दबी नहीं हैं। हमको उम्मीद करना चाहिए कि ये अगले 2 हफ्ते हैं, इसमें हम अच्छी खबरें देखें, आवाज़ें ना रहें बल्कि इस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाए। एक 10 सेकंड के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि अगर ये मौका ऐसा है कि इसमें अगर फौरी तौर पर सदर ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज़ का ऐलान कर दिया जाए तो गालिबन उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा कि वह दोबारा जंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि मैं अपने तमाम अहदाफ हासिल कर चुका हूं। अच्छा, वैसे साहब आपने तो कह दिया ये सूरत हाल अगर उनको दोबारा से नॉमिनेट कर दिया जाए, लेकिन वो अपनी बात पर खड़ा कम ही होते हैं, आपको भी पता है। नहीं, देखिए 2 लोगों को तो मिलना चाहिए, 2 लोगों को तो, हमारे फील्ड मार्शल जो कि गालिबन तारीख में पहली दफ़ा होगा कि एक सर्विंग जनरल को एक नोबेल पीस प्राइज मिल रहा है। बिल्कुल, और फैसला पूरे सोशल मीडिया पर यही चीज अभी चल रही है कि ये जो 2 लोगों का नाम आप ले रहे हैं मिलना चाहिए इन्हें, लेकिन तीसरे गरीब को भी शामिल कर लें तो बेहतरी होगी। मसले अच्छा बगेड़ी साहब, इस वक्त नोबेल इनाम की बात हो रही है। तकरीबन एक साल पहले, 11 महीने पहले, 10 मई की जंग रुकवाने पर हमने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने की कोशिश की थी, और अब वही बात हो रही है कि अब पाकिस्तान को किया जाए और इनमें मौजूद जो क़यादत है उसको नॉमिनेट किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि जब भी ये सिचुएशन आजकल देखते हैं हम, एक नया ट्रेंड चला है, सीज़ फायर होता है तो दोनों फरीकैन जो है वो विन डिक्लेयर कर देते हैं, फतह डिक्लेयर कर देते हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है? इट्स अ विन विन सिचुएशन? या आई थिंक इस पे ऑनेस्टली 10-15 साल पहले एनडीयू में एक पूरी रिसर्च हुई थी, और शायद किंग्स कॉलेज में भी, कि हाउ टू डिफाइन नोशन ऑफ विक्ट्री ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक दे कुड फोरसी के सोशल मीडिया का दौर है, बिकॉज पीपल आर नाउ इन डिजिटल ट्राइब्स में है। ट्रम्प का जो मेगा क्राउड है उसको विक्ट्री करेगा तस्वर। भारत में आप देख लें अभी तक लगे हुए कि जी कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट डिसरिगार्ड करें। डिस्पाइट कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था, उस पर मैं आता हूँ। सुप्रिया श्रीनेते हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा था कि आप धुरंधर बनाते और पाकिस्तान ने आपको बंदर बना दिया। तो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू। और उसमें ऑनेस्टली कि ये बेसिकली दिस इज द रियलिटी। अभी जो सीनियर एलिमेंट्स है, जनरल रशमोर है,
बाकी एक लंबी लिस्ट है। दे आर सेइंग कि जी वेयर आर यू आर नॉट, मतलब आपको घर के अंदर नहीं घुसने दिया बल्कि गेट से बाहर खड़ा किया इंडिया को। तो दिस इज बाकी पोस्ट में ये देखें ये चीजें चलेंगी। लेकिन अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली जो इनके आई वुड से न्यूट्रल एक्सपर्ट्स है लाइक जॉन मार्शैमर है या स्कॉट रिटर और बाकी मीडिया कह रहे हैं कि ये 10 दिन पहले कहते कि ईरान हैज अ क्लियर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बिकॉज ऑफ द वे दे हैव फॉट इट, और बाकी जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन काफी आई थिंक मिसकैलकुलेट हुई अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप से और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से। फिर देखें ड्यूरिंग वॉर आप 12-13 जनरलों को सैक कर देते हैं, दिस वुड मीन पेंटागन के अंदर काफी रिफ्ट थी। और आई एग्री विद फैसल जो कह रहे हैं कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसका अच्छा एक है कि आई थिंक इजरायली लॉबी या ज़ायनिस्ट लॉबी की जो इम्पैक्ट था वो भी चैलेंज हो गया है विद इन यूएस आल्सो। पीपल रियलाइज कि जी ये हमें एक्सप्लॉइट भी किया है और लेट डाउन किया है। एंड आई डाउट इट कि अभी इजराइल जो है इस तरह की कोई हरकत करेगा डिस्पाइट के डिस्ट्रैक्टर्स हैं, बिकॉज दे उनके अपने सर्वाइवल का मसला बना उधर। अभी तो खबरें सही तरह आ नहीं रही हैं। तो व्हाट हैज हैपेंड टू इजराइल इटसेल्फ, मेरे ख्याल में देखें व्हेन इट कम टू पीपल ऑफ ईरान, पीपल ऑफ गल्फ जो है इजराइल के लोग हैं, फिर साउथ एशिया है, भारत को थोड़ा बताना चाहते हैं कि आपका भी फायदा हुआ है ये अगर ऑयल और गैस की सप्लाई होगी, बिकॉज वहाँ पे तभी लोग माइग्रेट करके जो शहरों से गांव चले गए वहाँ पे तोपे चला रहे हैं। थोड़ी शर्म कर लें और अप्रिशिएट करें कि पाकिस्तान हैज इवन सेव्ड इंडिया। बिल्कुल, और आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। बिल्कुल है ब्रिगेडियर साहब। अच्छा आमिर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कि दोनों फरीक ही कह रहे हैं कि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। मतलब सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो भी जीत गए ये जंग और जो वो अहदाफ चाहते थे वो हासिल कर लिए। ईरान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जंग ईरान और अमेरिका की थी लेकिन जीत पाकिस्तान गया है? मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है, और इंडिया जरूर देखे। धुरंधर 2 भी उनकी आ चुकी, मैं नहीं देख सका कि उसमें उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया। और बॉर्डर 2 मैंने देखी है, और एक और फिल्म थी नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है जो उन्होंने इंडियन पायलट्स पे बनाई थी जब हमने उनके उसको यहाँ पे गिरा लिया था अभिनंदन को, फाइटर। तो जब हम जंग जीत गए तो पीएफ ने हमें एक विजिट कराया कि हमने कैसे ये साइबर वॉरफेयर लड़ी और किस तरह स्पेस से आए और किस तरीके से हमने काम किया। तो जब मैं उनसे मिला जिन्होंने उसको अभिनंदन को गिराया था उन पायलट से, वो इस वक्त हमारे सारे रेडार को देख रहे हैं, सारी चीजों को ना। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी वजह से भाई वो फाइटर देख के आया हूँ दोबारा फिल्म ना। तो वो सिर्फ फिल्मों में ये काम कर सकते हैं। आपने ओरिजिनली किया, दोबारा किया, सहबारा किया, एमएम आलम मरहूम से देख लें। और आज तक पाकिस्तान की एयरफोर्स के डरावने ख्वाब इसराइलियों को भी आते हैं। हमने उनको 2 जंगों में मार गिराया वहां पे जाके, जबकि हमारे अंडरकवर वो गए हुए थे। और ये था कि अगर शहीद हो गए तो यहाँ पे नाम भी कोई नहीं लेगा। तो हमारी एयरफोर्स, हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया और इसराइल के लिए यकसा एक भयानक ख्वाब की तरह है। हमने इस दफा जो कुछ उनके साथ किया है, ये जो धमकियां देते हैं ना वो लगाते रहें। हमने अमली तौर पे काम करके दिखाया, हमारी मुसल्लह अफवाज ने करके दिखाया। डिप्लोमेसी में अब आप देख लें बहुत ज्यादा कई बातें हो गई कि जी वो जेडी वैंस इसलिए नहीं आया कि कहीं वो एक बड़े मोजिज स्कॉलर हैं, वो कह रहे थे कि कहीं इसराइल उनके त्यारे को ना मार गिराए। मतलब अब ये भी बात नहीं है, इसराइल को ये पता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो बात नहीं करता, अमल करता है। तो हमारे से कोई चीज इसराइल की छुपी नहीं हुई। हम तो फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेके आते हैं। आज तक चैलेंज नहीं हो सके कि हमने इतने त्यारे गिराए हैं, वो मौजूद हैं। तो इसराइल की अगर कोई चीज बंदिश है ना उनके मीडिया पे, तो पाकिस्तान अगर जाएगा ना तो दुनिया को लाइव भी दिखाएगा कि ये मिसाइल जा रहा है, बिल्कुल और ये फलां जगह पे लग रहा है। इसी वजह से उनकी जुर्रत नहीं होती कि वो हमारी तरफ आ सके, आंख उठा के देख सकें। फैज साहब, अब जैसा कि आमिर साहब भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे ज़ायनिस्ट लॉबी की और पाकिस्तान के किरदार की बात हो रही है। तो पाकिस्तान ने जो डीलोकेटर्स हैं, डिट्रैक्टर्स हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि सारी चीज़ को जो है किसी ना किसी तरह से पटरी से उतार दिया जाए, उनको लोकेट करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपको लगता है कि इसका चर्चा भी जो है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है और अमेरिका में भी किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान राइट नाउ इज़ द नेम ऑफ द गेम रिगार्डलेस। आप इस वक्त कोई मीडिया उठा लें, किसी कैपिटल में जाके देखें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के पास कौन बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि ज़ाहिर है पूरा रीजन उसका बेनिफिशियरी है, न सिर्फ पाकिस्तान। और अभी हिना ने कहा कि पाकिस्तान की जीत हुई है। वाक़तन ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। पाकिस्तान की जीत हुई है, लेकिन पाकिस्तान की जीत का बेनिफिशियरी उसका अपना एक एडवर्सरी भी है।
यानी भारत जैसा मुल्क अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शरारतें करते रहते हैं, वो भी इसके बेनिफिशियरी हैं। तो पूरा एक रीजन और पूरी दुनिया इस पाकिस्तान की जीत के, पाकिस्तान की जो एफ़र्ट हैं उसका फ़ायदा सबको पहुँचेगा। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि देखिए अब इसमें कोई शक, चूँकि मैं ज़रा बाहर बैठा हुआ हूँ तो मैं पाकिस्तान को एक डिफरेंट अंदाज से एज ए होल देखता हूँ। ज़ाहिर है कि वहाँ हमारे आमिर भाई वहाँ मौजूद हैं, उनको वहाँ की जो निटी ग्रिटी है उसका भी एहसास है। लेकिन देखिए मैं ये चाहता हूँ एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, मेरे लिए आज बहुत बड़ा मोमेंट है। आप यकीन करें, मुझे इस मुल्क में यहाँ पढ़ने आया था, मुझे मोर देन 41 ईयर्स इस मुल्क में हो गए हैं। सब कुछ मैंने यहाँ पर किया है। बेसिकली आई ग्रो अप हियर। मैं ज़बान इसलिए अच्छी बोल लेता हूँ कि मेरे वालिद बहुत अच्छे शायर हैं और घर में हमारे शायराना माहौल है, तो हमारे बच्चे भी बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं सब। तो लेकिन ये है कि हम सब के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए आज बहुत बड़ा प्राउड दिन है और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम एक कौम की हैसियत से देखें। हम नहीं चाहते कि वो वहाँ पर अब जो सियासी हमारे मामलात हैं, बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की फैज़ जमान साहब। इन दी एंड ब्रिगेडियर साहब से भी उनकी टेक ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? आई थिंक एक तो राना साहब की और इनकी बात लेते हुए, एंड आई थिंक दिस इज, यहाँ से भी तुर्किया में अगर आप देखें तो बड़ी सेलिब्रेशन है। और इसमें आई वुड से कि ज़रूर मेंशन करें जो 4 बड़े थे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, और बड़ा रिस्ट्रेंट रहा। आई थिंक तुर्किया पे भी प्रेशर था बड़ा वाइड, बट अल्टीमेटली दे हैंडेड ओवर द बैटन टू पाकिस्तान और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये हिस्टोरिक डे है। ऑनेस्टली यू नो लुक एट एनी मीडिया हाउस जो बड़े हैं, यहाँ TRT है, इसी तरीके से अल जज़ीरा है, बाकी आई एम श्योर CNN है, फॉक्स है। ये पाकिस्तान की एज अ पीस मेकर जो पजीराई हुई है और अल्लाह ताला का करम है। देखें लास्ट ईयर से पाकिस्तान वाज ऑन अ ट्रैजेक्टरी, इट वाज अ मिलिट्री सक्सेस, इसको फिर आपने कन्वर्ट किया इनटू स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, और आज अल्लाह के फजल से भी पाकिस्तान इज अ जायंट, अल्लाह के फजल से इन द रीजन। बिल्कुल और इंशाल्लाह। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, फैज साहब आपका भी, आमिर साहब आपका भी, आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इतनी सारी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो सोचा एक और खबर शेयर करते हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। अपने नाजरीन के लिए वो लगातार ज़बरदस्त कहानियां पेश कर रहा है और उन्हीं में से एक ड्रामा जिसने आते ही सबको अपना दीवाना बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ए दुश्मन जान की। पिछले हफ्ते ए दुश्मन जान के धमाकेदार 4 एपिसोड्स की लॉन्च हुई थी और उसके बाद नाजरीन ने इस ड्रामे को पसंद ही नहीं किया बल्कि उसकी कहानी में खो से गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, चाहे कहानी की गहराई हो या किरदारों के दरमियान तनाव, हर चीज़ ने ऑडियंस को स्क्रीन से जोड़ कर रख दिया है। एक तरफ जज्बात हैं, दूसरी तरफ वो राज जो धीरे धीरे से बेनकाब हो रहे हैं। और जब बात हो इतने मजबूत परफॉर्मेंसेस की तो समी खान, हिना अल्ताफ और बाबर अली ने अपनी लाजवाब अदाकारी से हर सीन को यादगार बना दिया। जी हाँ, हर नई एपिसोड एक नई सच्चाई सामने ला रही है। मोहब्बत और नफरत के दरमियान की लकीर धुंधली होती जा रही है और हर किरदार अपने ही फैसलों के जाल में फंस चुका है। प्रोमो देखते हैं। मामा, दिस इज सनाया। सनाया, मीट माय मदर। जब से मैंने मैमूना कमाल को देखा, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। ये वो लड़की नहीं है जो मैं समझ रही थी। आपने अनम को नई जिंदगी देकर मुझे भी नई सांसें दी हैं। जब इंसान से उसका कोई सब कुछ छीन ले तो वापस छीनने के लिए लौटना पड़ता है। देखिए ड्रामा सीरियल ए दुश्मन जान, पीर से जुमेरात रात 9 बजे। तो जनाब देखना ना भूलिएगा ए दुश्मन जान, पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा और जाते जाते पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।